ठीक है। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मेंटल डिजाइन, इसका नाम सुना? स्टैटिस्टिक हम जब पढ़ते हैं तो हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो सैंपल होता है, सैंपल सर्वे। अगर स्टैटिस्टिक हम पढ़ते हैं तो दो तरीके से पढ़ते हैं, सैंपल स्टडी और एक होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो बेसिक जो स्टैटिस्टिक है ये दो ही पार्ट में हम होता है। अब सैंपल स्टडी और एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस क्या क्या है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। टर्मिनोलॉजी जान गए, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंट, आप इतना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोल रहे हो, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या तो हमें क्या है कि कोई न्यू फैक्ट्स मिलेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से, या एक्सपेरिमेंट से हमको या तो कोई न्यू फैक्ट्स मिलता है, या तो जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उसकी उसकी वैलिडिटी या उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, कि सैंपल स्टडी में कभी भी हम कोई नया फैक्ट्स डेवलप नहीं करते, नए रिजल्ट नहीं डेवलप करते। ठीक है, हमेशा हम क्या है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को वेरीफाई करते हैं या कोई डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें सैंपल स्टडी में कोई न्यू फैक्ट जनरेट होता है, हाँ, मतलब क्यों कोई न्यू डाटा जनरेट नहीं होता। आपको क्या है कि किसी पुराने डाटा के, पूरी पुराने पॉपुलेशन की स्टडी करके आप कुछ भी कंक्लूजन देते हो, लेकिन नहीं। और जैसे अगर ब्रीडर है, ठीक है, तो क्या है कि नई वैरायटी डेवलप करता है एक एक्सपेरिमेंट से, एक डिजाइन से एक नई वैरायटी डेवलप करता है, नई वैरायटी से नई यील्ड निकालता है। लेकिन जो सैंपल स्टडी वाले होंगे वो एग्जिस्टिंग से ही कुछ कलेक्शन करके कुछ करके कोई भी कंक्लूजन देते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और सैंपल स्टडी का, कि सैंपल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम नए फैक्ट्स भी जनरेट करते हैं, साथ साथ वेरीफाई भी करते हैं, लेकिन जबकि सैंपल स्टडी में हम केवल वेरीफाई करते हैं, कोई नया फैक्ट डेवलप नहीं करते। इतनी बात समझ में आई मेरी? बताओ भाई, यस और नो? यस सर। ओके, अब देखो, मैं देखो दो तीन बातें बोलूंगा, टर्मिनोलॉजी करूंगा और उस टर्मिनोलॉजी को समझना। ये अगर ये सब चीजें क्लियर है तो आगे कुछ भी पढ़ना कठिन नहीं होगा। ट्रीटमेंट क्या होता है, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पता चल गया एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कभी कभी नोन होते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, और अननोन होता है तो उसको फाइंड करते हैं। ठीक, ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन है, इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन। ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन का बोलने का मतलब मेरा क्या है कि हम क्या है कि बाकी सारे जो भी, अगर मान लो कि दो प्लॉट खेत है, जो प्लॉट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकी सारी चीजें तो दोनों में सब में कांस्टेंट रखेंगे, बस क्या एक चीज को वेरी कर देंगे, जैसे कि वैरायटी, वैरायटी मेरा ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो इसमें हम कोई और वैरायटी लगा देंगे और इसमें कोई और वैरायटी लगा देंगे, जैसे एच हिंदू यूनिवर्सिटी वीट 234, ठीक है, इसमें हमने एच यू डब्ल्यू 468 लगा दिया। मतलब क्या, हमने सारे चीज़ें को, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, सारी चीज़ें को कांस्टेंट रखा है मतलब। और बस हमने क्या चीज़ स्टडी वेरी की, जिसकी हमको स्टडी करनी है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन है उसी को हम ट्रीटमेंट करते हैं। इस केस में ट्रीटमेंट हो गया, किसी केस में फर्टिलाइजर अप्लीकेशन हो गया, फर्टिलाइजर डोजेज हो गए, मतलब जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वही हमारा ट्रीटमेंट हो गया होता है। ठीक है, ठीक। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होता है?
नाम से ही क्लियर है, इटसेल्फ है कि मतलब ये है कि जिस पे हम क्या है ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, या मेथड टू विच ट्रीटमेंट इज अप्लाइड। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की डिफिनीशन क्या है? मेथड टू विच ट्रीटमेंट इज अप्लाई, जिस पे ट्रीटमेंट का एप्लीकेशन होगा। अप्लाइड, ये क्या है? मेरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो है फील्ड, खेत में ही तो करेंगे एक्सपेरिमेंट, वो मेरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हो गया। ठीक है। एनिमल, कोई भी जानवर है, वो मेरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हो सकता है। कोई ट्री है, कुछ भी है जिस पे हम ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, वो मेरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। क्लियर है यहाँ तक? यस बोलो सर। भाई। हाँ, नेक्स्ट चीज है एक्सपेरिमेंटल यूनिट। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है? तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है ऑफ योर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है। मतलब बोलने का मतलब क्या है? ये मेरा एक फील्ड है, और फील्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? प्लॉट। इसको हम छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर दें, ये क्या है? प्लॉट है ना। तो यही तो मेरा एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट जिस पे हम क्या है स्टडी करते हैं, वो मेरा एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो जाएगा। याद रखना, एक्सपेरिमेंटल यूनिट बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब उसी तरह क्या एनिमल है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, उसमें एक जो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल कैटल है, ठीक है, वो क्या है? हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। और क्या ग्रुप जो होंगे हर्ड, क्या है? वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारा। ठीक, तो ये चीजें हैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ट्रीटमेंट। ये इन चारों बातों में कोई दिक्कत किसी को? जिसको ये चार डिफिनीशन समझ में आ गए, वो समझ लो कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का 15% समझ गया। बोलो। यस सर। ठीक, अब चलते हैं, बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कितने होते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कितने होते हैं बताओ भाई। सर 3। बोलो। 3, बहुत से। ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। एक, ये 3 हमारे क्या हैं? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो रेप्लिकेशन क्या होता है, बारी बारी समझो, एक एक चीजों को समझो। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मीन्स रिपीटिशन। रिपीटिशन मीन्स हम कोई चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, रिपीटेशन। ठीक है, बार बार कोई चीज रिपीट कर रहे हैं। मतलब हम, हमारे कहने का मतलब है कि देखो रेप्लिकेशन का मतलब क्या, कि जैसे कि हम क्या है कि कोई भी, हम तुम्हारे क्लास में आए, बीएससी अजी 4th ईयर में आए, और मुझे क्या है कि एक इंटेलिजेंट लड़के को मतलब सेलेक्ट करना है। मैंने उठाया, ठीक है, मिड सेम का मार्क्स उठाया, मिड सेम के मार्क्स को उठाकर सीधी बात, जिसका सबसे अच्छा मार्क्स था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। बताओ, ये मैंने कर लिया, क्या ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सही है? क्या वो लड़का हो सकता है उस टाइम तुक्के से आ गया, या कोई भी ऐसा उसके आसपास, या उसने जो पढ़ के गया वही एग्जाम में आ गया और उसने वही सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिलेक्शन है वो चीज सही नहीं मानी जाती।
तो जो पहला बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कहता है रेप्लिकेशन, वो कहता है क्या है कि रिपीटेशन ऑफ सेम ट्रीटमेंट, जो हमारा सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट, तब उसी सेम ट्रीटमेंट को ओवर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे हमको उसको करना है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आप जानते हो कि एक प्लॉट्स है, ये है, ठीक है, मुझे क्या है कि मुझे ये है, ये खेत है, तो मुझे कम से कम एक खेत का डाटा लेके हम उस वैरायटी को सुपीरियर वैरायटी नहीं कर सकते। जैसे एक ब्रीड ने क्या किया, एक खेत को यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से उसको सबसे अच्छा ईल्ड मिल गया, उसी के खेत के सीड को कह दिया कि ये मेरी नई वैरायटी है। लेकिन तब सीनियर साइंटिस्ट आता है तो वो कहता है एक जगह लगाने से बात नहीं बनेगी, आपको इसी ट्रीटमेंट, मतलब अगर आप सीड वैरायटी को एक ट्रीटमेंट मानते हो, ठीक है, तो कम से कम ये सेम ट्रीटमेंट को आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंटल यूनिट में लगाने हैं, कम से कम इसको 2-3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, तो मैंने अगर उसका मिड सेम का मार्क्स देखा तो उसके एंड सेम का मार्क्स देखूं, 2-3 एग्जाम का और मार्क्स देखूं, उसके बाद मैं जज करता हूं, 3-4 एग्जामों के बाद जज करता हूं, तो मेरे एक्यूरेसी का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा, एरर के चांसेस घट जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं मेरी? यस सर। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमको समझ में आया कि रेप्लिकेशन क्यों नेसेसरी है। सबसे पहली बात तो हमको नेसेसरी है, रिपीटिशन, जब बार बार रिपीटिशन करते हो तो तुम एक्सपेरिमेंटल एरर को एस्टिमेट करते हो, तो एस्टिमेट एक्सपेरिमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर को एस्टिमेशन में यूज करते हैं। दूसरी सर बात इससे तो मैंने बार बार दो एक्यूरेसी तीन, भी आता होगा ना, बार बार हाँ एक्यूरेसी भी तो आ जाएगा। सर हाँ वही एक्यूरेसी भी बात तो आ है, जाएगा। जैसे हाँ, हाँ वही चीज़ है। दूसरी क्या है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे आप क्या एरर को एस्टिमेट कर लोगे तो एरर मिनिमाइज करोगे, तो उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन द एक्यूरेसी, इंक्रीज द एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका क्या एक्सपेरिमेंटल एरर कम हो जाएगा, आपके जो एक्सपेरिमेंटल एरर जो है उसमें रिडक्शन हो भी हो जाएगा, रिड्यूस एक्सपेरिमेंटल एरर, मेंटल, ठीक। ये भी एक्सपेरिमेंटल एरर क्या है आप जानते हो, अनअवॉइडेबल है, आप इसको मतलब हटा नहीं सकते। जैसे मैंने सैम्पलिंग एरर बताई थी, उसी तरह एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है, आप इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी कि रिपीटिशन करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, एरर के बारे में आप बेहतर जानकारी पता कर सकते हो। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलो ठीक है, बीइंग अ ब्रीडर तुमको अपनी वैरायटी रिलीज करनी है, या बीइंग एग्रोनॉमिस्ट तुमको वैरायटी रिलीज करनी है। तुमने कहा अच्छा इनको रिपीटिशन चाहिए, चलो तो रिपीटिशन कर देते हैं हम, ठीक है, फिर इनको रिपीटिशन चाहिए तो हम इनको रिपीटिशन करके दिखा देते हैं। तो हम क्या किया, हमने क्या किया, ये एक खेत है, खेत क्या कहने का मतलब एक फील्ड है, मतलब ये मेरा एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, ठीक। इसमें छोटे छोटे ये मेरे प्लॉट्स हैं जिसको एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कहते हैं, और मुझे मालूम है कि ये क्या है, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया, और हमको मालूम है ये बॉर्डर इफेक्ट है, और हमको मालूम है कि बॉर्डर इफेक्ट के पास जो है वाटर ज़्यादा देर तक पर्कुलेट करता है, मॉइस्चर अच्छा होता है, हो सकता है यहाँ पे फर्टिलाइजर भी अच्छा हो, कहीं पे हमने कोई मान लो कि कंपोस्ट डिकम्पोज मतलब यहीं पे पिट बनाकर मतलब कंपोस्ट बनाया है या काउ डंग रखा था, मतलब कोई भी चीज़ें हम जानते हैं कि हाँ इस प्लॉट इस खेत में यहाँ 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 ये प्लॉट्स अच्छे अच्छे हैं। तुमने बोला रिपीट ही नहीं करना है, लो एक खेत यहाँ लगा दिया, एक खेत यहाँ लगा दिया, एक ट्रायल यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब कोई कहेगा तो कहोगे तो के देखो 3 जगह तो लगाया, अब मेरी वैरायटी रिलीज कर दो। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तुमने क्या की, बेईमानी की, तुमने ईमानदारी से ट्रायल नहीं लगाया। तो जो अगला प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, अरे सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है वो है रैंडमाइजेशन। इसके कहने का मतलब है कि जो भी अलॉटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट करोगे यूनिट, एक्सपेरिमेंटल यूनिट को, वो एक रैंडम तरीके से करना है, मतलब allotment of
treatment and to experimental units in a random way। अब रैंडम वे क्या है? रैंडम वे का बोलने का मतलब है कि जैसे ये मेरा प्लॉट है, सॉरी फील्ड है, यहाँ पे ये प्लॉट्स हैं, इसमें 9 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मेरा ट्रीटमेंट T1 है। तो इसके हर एक प्लॉट्स में आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर मतलब ये यहाँ पे भी आ सकती है, ये यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आने, मतलब इसके हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में आने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस इक्वल होना चाहिए। मतलब एक अदर लैंग्वेज में बोले तो इक्वल चांस ऑफ एलोकेशन। ऐसा ना हो कि बाइसिंग हो जाए। जैसे कि अगर मान के चलो कि एक सिक्का है, एक कॉइन है, हम जब उसको टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, मतलब दोनों इक्वल है। लेकिन अगर किसी कॉइन में हमारा दोनों साइड हेड है, या कहीं किसी की मतलब प्रोबेबिलिटी एक की 60 है, एक की 40 है, मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी टेल हेड आने की है, आने की कम है। तो यहाँ पे ये इस तरीके की प्रोबेबिलिटी को हम रैंडम प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते या रैंडम एलोकेशन में नहीं ले सकते। हमको हमेशा इक्वल चांस ऑफ एलोकेशन करना है, मतलब हर जो ट्रीटमेंट का अलॉटमेंट करना है हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट में एक रैंडम तरीके से करना है। जो कि ये ऐसा क्यों करना है, ताकि हमारा क्या हो, रिजल्ट की वैलिडिटी बढ़े, या वेरीफाई जो रिजल्ट निकल रहा है, क्यों करना है ऐसा, टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट, कि मतलब जो बात हम कह रहे हैं वो सही है, वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट, वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट के लिए जरूरी है। और दूसरा जो इसका बेसिक काम है, ह्यूमन बायसनेस को रिड्यूस करना, रिड्यूस ह्यूमन बायसनेस। बायसनेस मतलब जो आदमी पक्षपात करने लगता है, तुम जानते हो कि वहां पे पहले से वो खेत अच्छा, ये खेत अच्छा, उन्हीं उन्हीं खेत में तुमने ट्रायल लगा दिया, तो इससे यार ट्रीटमेंट नहीं ट्रूली है, मतलब हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो तो तुमने बाइस कर दिया। तो इसलिए क्या है कि रैंडमाइजेशन जो प्रिंसिपल आया, इसका मतलब ही यही था कि आपको जो है वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट करना है या एस्टिमेट करना है, और दूसरा जो इसका सबसे ज्यादा यूज है, आपको ह्यूमन बाइसनेस करना को कम करना है। इसका ईरर से कोई लेना देना नहीं होता। समझ में आई मेरी बात? ये समझ में आया? यस सर। अब अगली चीज क्या है कि यहां तक तो तुमने समझ लिया, तुम कह रहे हो बाइसिंग बाइसिंग बाइसिंग, बाइसिंग कहाँ हो सकती है, जब तुमको मालूम है कि खेत क्या है, हेट्रोजिनिटी है। मतलब यहाँ पे अगर तुम बॉर्डर इफेक्ट का फायदा ले रहे थे तो मतलब तुमको पता है यहाँ हेट्रोजीनियस है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस है और हमको फील्ड एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमको क्या है, लोकल कंट्रोल, जो तीसरा प्रिंसिपल ऑफ है वो लोकल कंट्रोल है, या इसी को एरर कंट्रोल भी कहते हैं, भी कहते हैं। मु- अगर सिंपल सी बात से बोलूं तो ये हेट्रोजीनियस एरिया को होमोजीनियस ब्लॉक में बदल देता है, या हेट्रोजीनियस फील्ड को ये होमोजीनियस ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है, ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अब मेरी बात समझो, ब्लॉकिंग कैसे करते हैं, ठीक। जैसे कि मुझे ये देखो, तुम लोग इकोनॉमी के स्टूडेंट हो, तुमने सभी लोगों ने फ्लड फ्लड इरिगेशन पढ़ा होगा, और फ्लड इरिगेशन का सबसे बड़ा तरीका क्या है, एक सिंगल चैनल आउटलेट होता है, यहाँ से हम पानी छोड़ देते हैं, ठीक। अब मैंने यहाँ से पानी छोड़ दिया, पानी क्या ऐसे 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 है, ये ऐसे 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 जाएगी, ठीक है।
कोई दिक्कत ये है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। और मतलब क्या है, सबसे ज्यादा पानी या मॉइस्चर रिटेंशन या इस एरिया में होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर तक पानी रहेगा। और जैसे ही ये इस इंड को छूता है वैसे ही हम पानी चलाना बंद कर देते हैं। इस तरीके से मतलब क्या है कि जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट, अगर मॉइस्चर ग्रेडियंट हम मेजर करोगे, ठीक है, तो इस खेत में देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में जाओगे। अगर तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो इस डायरेक्शन में जाने से जो तुम्हारा मॉइस्चर लेवल है वो घट रहा है, या फर्टिलिटी ग्रेडियंट इसको कहते हैं। कि अगर मतलब किसी लाइन के अक्रॉस अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि जो सॉइल का मॉइस्चर लेवल है वो घटते जा रहा है, या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो घटते जा रहा है। उससे क्या यील्ड पे इफेक्ट आएगी। मतलब यहाँ पे क्या, ये हमारा पूरा प्लॉट क्या है, हेट्रोजीनियस प्लॉट है। अब इसको हमको होमोजीनियस प्लॉट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से क्या है, इसके परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर हमने ये क्या किया, ब्लॉकिंग कर दी। ठीक, ये परपेंडिकुलर हमने इसकी ब्लॉकिंग कर दी। अब क्या, ध्यान से देखो, इस यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में जितने भी सॉइल पार्टिकल होगा सबका वाटर रिटेंशन कांस्टेंट होगा। यहाँ तक के यहाँ तक में जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, वो यहाँ कांस्टेंट होंगे। तो इसी को हम ब्लॉक कहते हैं, जो कि हमारा अब होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियस ब्लॉक। ठीक, तो ये हेट्रोजीनिटी थी हमारे फील्ड में, हम इसको होमोजीनियस ब्लॉक में इसको कन्वर्ट कर दिए। तो इसका एक ही रोल था, पूरे सब करने का तरीका पीछे हमारा काम था कि ताकि हम एरर को रिड्यूस कर दें, रिड्यूसिंग द एरर। जो एरर है उसको कम किया जा सके और थोड़ा सा फेयर रिजल्ट लाया जाए, कि मतलब जो एक्सपेरिमेंटल एरर है उसको कम किया जाए। ये बेसिकली जो एरर होता है ये एक्सपेरिमेंटल एरर होता है, और ये एक रैंडम एरर है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है रैंडम एरर के लिए कौन सा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन यूज करते हैं, तो रेप्लिकेशन यूज करते हैं, रैंडमाइजेशन यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं हो कि रैंडम एरर बोल रहा है तो रैंडम एरर में रैंडमाइजेशन हो जाएगा, नहीं, वो वहां पे हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, जब एरर कम होती है तो इससे क्या, इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये इसके तीन प्रिंसिपल्स थे, जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है, जिसको हमको इस्तेमाल करना है। और इसी के बेसिस पे हम सारा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या है, जितनी बातें हमने की, फिशर जो इसीलिए ऐसे इनको फादर नहीं कहते, इन्होंने उन सारी बातों को एक छोटे से डायग्राम में उसने उनको बना दिया, इसलिए इसको कहते हैं फिशर डायग्राम। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इतनी 2-3 पेज स्लाइड नहीं पढ़ के आप एक चीज पढ़ो। उन्होंने यहाँ लिखा वैलिडिटी ऑफ एस्टिमेट। ठीक, और मिनिमाइजेशन ऑफ या रिडक्शन ऑफ एरर। इन्होंने एक वर्ड ये लिखा और एक सेंटेंस इन्होंने ये लिखा। ठीक, अब क्या है, सीधी सी बात है, फ्लो चार्ट बना लो, ऐसे एरो बना लो कि रेप्लिकेशन से वैलिडिटी ऑफ एस्टिमेट होता है, रैंडमाइजेशन से वैलिडिटी ऑफ एस्टिमेट होता है, रेप्लिकेशन से एरर भी मिनिमाइज होता है, और लोकल कंट्रोल से भी एरर मिनिमाइज होता है। ठीक, ये फिशर का डायग्राम है। बस रेप्लिकेशन देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रेप्लिकेशन है, जिस जो दोनों काम कर रहा है। रैंडमाइजेशन वो केवल रिजल्ट की वैलिडिटी, मतलब रिजल्ट के जो है एक्यूरेटनेस है उसको बढ़ाता है, और जो लोकल कंट्रोल है वो रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करता, वो जो फील्ड का जो एक्सपेरिमेंटल एरर्स है उसको कम करता है। किसी को कोई दिक्कत? जितनी बात बोली मैंने इसी बात में बोल दिया, समझ में आ गई? यस सर। हम्म। अब चलते हैं
फिल्म का अगला हीरो जो है वो है एनोवा। काफी ज्यादा यूज आएगा एनोवा। एनोवा का फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक। अब एनोवा देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? हमने स्टार्टिंग में इनका कंट्रीब्यूशन लिखा दिया था, तो वहां से याद कर लेना। अब एनोवा के कुछ एजम्पशंस होते हैं, वो जानना जरूरी है कि एजम्पशंस क्या है, एनोवा कंस्ट्रक्ट करने से पीछे क्या एजम्पशंस है। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट है, हैं तो 5 हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जान लो, बहुत ज्यादा नहीं। हमने बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं भी कोई भी चीज़ पॉपुलेशन की बात करेंगे, कोई भी लार्ज इसके अगर एन बहुत बड़ा होता जाएगा तो सब कुछ पॉपुलेशन हो जाएगा। तो पहला एजम्पशन एनोवा में यही होता है कि जो पॉपुलेशन होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। दूसरी चीज क्या है? ऑब्जर्वेशन आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। वेसन आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होंगे आपस में। और उनका जो मीन होगा, मतलब इसको आइडेंटिकली आईआईडी युवा वर्ड यूज करते हैं, आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं हम लोग। इस तरीके के जो इरर होते हैं उसका जो मीन होता है वो 0 होता है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। तो हमेशा कभी कभी पूछता है इरर का जो इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं उसका मीन 0 होता है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता, हमारे एग्जामों में पूछता है। ठीक। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट्स सारे एडिटिव नेचर के होंगे। इफेक्ट्स आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव नेचर के होंगे। ठीक, नेचर के। और पॉपुलेशन है, अगर बहुत सारे पॉपुलेशन होंगे तो उसके इक्वल वेरिएंस होंगे, सैंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे, वो सारी चीजें टी टेस्ट के एजम्पशन जैसा ही लगभग है। ठीक है, सैंपल हमारा रैंडम होगा, सैंपल इज रैंडम। और पॉपुलेशन अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सैंपल भी हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए एंड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है एडिटिव इफेक्ट, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे एनोवा मॉडल तो उसमें एडिटिव इफेक्ट हम दिखाएंगे। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जिसको हम जानेंगे। ठीक। अब दिखा देता हूँ एनोवा टेबल कैसे बनाना है। ये आपको याद होना चाहिए, दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। एक फिक्स पैटर्न एनोवा कैसे बनता है। 5 कॉलम्स होते हैं एनोवा में। ठीक है, एक पहला कॉलम है सोर्स ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम आपको बनाना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी पूरी आधी जेआरएफ है अगर स्टैटिस्टिक पूछेंगे तो। ठीक है, अगर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद तीसरा होगा आपका सम ऑफ स्क्वायर। उसके बाद चौथा है मीन सम ऑफ स्क्वायर। और पांचवा होता है वेरिएंस रेशियो, या इसी को एफ वैल्यू भी कहते हैं, रेशियो या एफ वैल्यू। ओके, ये सर ये 5 एफ कॉलम वैल्यू आप। टेस्ट से है क्या? हाँ सर एफ वैल्यू एफ टेस्ट से आया ना? हाँ, एफ टेस्ट से है, इसीलिए तो हमने बताया था एनोवा में हम एफ टेस्ट यूज करते हैं। जब एफ टेस्ट का एप्लीकेशन बताया, सब चीज़ें इसीलिए सीक्वेंस में बताई गई है। ये है आपका 5, ये एनोवा टेबल है, आपको इस तरीके से आपको ये बनाना होगा हमेशा। ये इतनी बार आप बना लो कि आपको ये याद रहे। ठीक है,
हालांकि शुरू का तो 2 कॉलम तो याद होना चाहिए इतना, ये 3 4 5 बाद में आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए शुरू का 2 कॉलम याद रहना चाहिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक एनोवा है, एक सिंपल एनोवा, जिसमें हम क्या करते। अब देखो एनोवा का काम क्या है। अभी तक एनोवा एनोवा हमने बोला, एनोवा का काम क्या है। ठीक है, तो देखो हमारे के जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वेरिएशन होगा। एनोवा क्या है, एक्सपेरिमेंट के वेरिएशन की स्टडी करता है, एक्सपेरिमेंट की वेरिएशन की स्टडी करता है। ठीक, तो वो क्या करता है कि इस जो भी ओवरऑल वेरिएशन होता है उसको डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन में डिवाइड कर देता है और स्पेसिफाई करता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, मोटा मोटा बात करें कि अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन है या एक्सपेरिमेंट में वेरिएशन है तो किस तरीके से होगा, 2 वजह से होगा। ठीक है, 2 वजह से होगा, या तो नोन सोर्स होगा जिसके बारे में पता होगा, ठीक है, सोर्स, या तो अगला क्या होगा, अननोन सोर्स। मतलब क्या है, वेरिएशन आने के हैं, एक या तो नॉन सोर्स। अब नॉन सोर्स हमको पता है कि ट्रीटमेंट का नॉन सोर्स है, हमारा ब्लॉकिंग नॉन सोर्स है, ठीक है, हमारा रेप्लिकेशन नॉन सोर्स है। तो ये सारी चीज इसमें आ जाएंगे, अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बताएंगे। रेप्लिकेशन है, ट्रीटमेंट है, ये सब चीज तो हम जानते हैं ना, कितनी बार रेप्लिकेट कर रहे हैं, कितनी कौन सा ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग भी कर रहे हैं लोकल कंट्रोल से। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए नॉन सोर्स है। ठीक, रोज कॉलम्स ये etc। अननोन सोर्स क्या है, जिसके बारे में हम नहीं जानते उसको हम क्या कर देते हैं, एरर। अननोन सोर्स वो सोर्स ऑफ वेरिएशन है जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसको हम क्या कर देते हैं, एरर। और एक बात याद रखो कि दुनिया में अननोन सोर्स के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। दुनिया में अननोन सोर्स के लिए निकालने के लिए कोई फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हम अननोन सोर्स कैसे निकालते हैं, हमको मालूम है टोटल, हम रहेगा उसमें से हम नोन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम कह देते हैं जो आया है वो मेरा क्या है, अननोन है। ना इसके लिए सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, ना तो हमारे लिए कुछ फॉर्मूला है, मतलब एरर के लिए हमारे लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो एनोवा क्या करता है, इस वेरिएशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। आप इसको अभी के लिए लेट से नोन सोर्स और एरर कह सकते हो, एरर या अननोन कह सकते हो, अननोन कह सकते हो, और यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल। तो देखा एनोवा का काम, अगर आपसे कोई पूछेगा तो एनोवा क्या है, जो भी एक्सपेरिमेंट में टोटल वेरिएशन है उसको डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन, जितने भी सोर्स ऑफ वेरिएशन पॉसिबल है उसमें उसको डिवाइड करता है। बेसिकली होता है तुम्हारा नोन और अननोन। ठीक है, अगर नोन में होगा तो कहीं रेप्लिकेशन आ जाएगा, कहीं ट्रीटमेंट आएगा, कहीं ब्लॉकिंग आएगा, अभी हम पढ़ेंगे तो वो चीजें समझ में आएगी। तो ये बात थी हमारे इसकी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। बोलो भाई। नो सर। सर बहुत आज के लिए इतना रहने दें। ठीक है, बस 2 मिनट और लेंगे इससे, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब बात करता हूँ डिजाइन जो हमको पढ़ने हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। मेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में टोटल हमको 5 पढ़ने हैं, और मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं 2 3 एक साथ पढ़ाता हूँ, 2 एक साथ पढ़ाता हूँ, कंपैरेटिव पढ़ना है हमको। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 एक साथ पढ़ेंगे। CRD, RBD, LSD, इसको कहते हैं कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन,
इसको कहते हैं रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। और ये होता है हमारा लैटिन स्क्वायर डिजाइन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 डिजाइन है। और इसके बाद 2 डिजाइन जो हम अलग से एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन और स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। इतना मिनिमम हमें पढ़ना है, और कल से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक डिजाइंस को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और एक दिन आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि आपके इकोनॉमी के सेक्शन में 2019 के पेपर में एनोवा कंप्लीट करने को आया था, आरबीडी का एनोवा टेबल कंप्लीट करने को आया था। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख सकते हो। उसके लिए आपको आरबीडी पे एक न्यूमेरिकल कल हम करेंगे। ठीक है, उसको ध्यान से देखना। अगर एक टेबल आपको करना आ गया, ठीक, आरबीडी आ गई, तो आप सीआरटी एलएचडी आराम से कर सकते हो। इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है। तो आज के लिए सर बस इतना ही। स्ट्रिप प्लॉट से इस बार एक क्वेश्चन आया था इस बार, हाँ तो एकदम लंबा बहुत क्वेश्चन। मतलब एनोवा से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ओके सर। कि एनोवा से क्वेश्चन नहीं आएगा स्ट्रिप प्लॉट के। हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ उसमें। कैसा लगा, ठीक लगा? यस सर। डिफिनीशन समझ में आई? चलो, तो अपने साथियों को कह देना जिसको नहीं समझ में आया, क्योंकि मेन तो टॉपिक यही होता है जिस लोग नहीं पढ़ते, बाकी तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, सर मैं 3 तो क्वेश्चन कल, आया था, 3 में से 2 क्वेश्चन इससे आया था, डिजाइन से आया था, और एक हाँ क्वेश्चन मैं मीडियन जानता से हूँ आया ना, था। वो तो मैं जानता ही हूँ। और वो भी एक क्वेश्चन ऐसा रहा होगा कि जो आराम से हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो चलो फिर, ठीक है, तो थैंक यू कल सर। आना आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक, बाय।